नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज़ में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार कोविड वैक्सीन बनाकर और देश के नागरिकों को उसके 100 करोड़ डोज लगाकर भारत ने इतिहास रच दिया है। देश ने ये इतिहास रचा है केवल 9 महीने के रिकॉर्ड समय में, और ये सब कुछ हुआ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार नेतृत्व के चलते। कोविड महामारी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी को शुरू हुआ। पहले चरण में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को टीका लगाया गया। बाद में सरकार ने टीकाकरण अभियान के विस्तार का फैसला किया और 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने का काम शुरू किया। राष्ट्रपति ने 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगा लेने की शानदार उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन करार दिया क्योंकि भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण हासिल किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस उपलब्धि पर टीम इंडिया को बधाई दी है। उन्होंने अग्रिम पंक्ति के सभी स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों, वैक्सीन निर्माताओं और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के समर्पण और कठिन परिश्रम की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आगे आकर टीकाकरण अभियान की अगुवाई की और आज देश ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए देश को बधाई देते हुए कहा कि 100 साल में सबसे बड़ी महामारी से निपटने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन खुराक का मजबूत सुरक्षा कवच है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया और टीकाकरण के लिए आए लोगों से बातचीत की। पीएम मोदी ने आरएमएल अस्पताल पहुंचकर सबसे पहले वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। पीएम मोदी ने अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ से बातचीत कर टीकाकरण के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में पूछा। पीएम ने मणिपुर के उस नर्सिंग स्टाफ से बात की जो लंबे समय से टीकाकरण के काम में बिना थके बिना रुके लगी हुई हैं। कोरोना के खिलाफ जंग के ये वॉरियर्स पीएम मोदी से मिलकर काफ़ी खुश दिखे और कहा कि इससे उनका हौसला बढ़ा है। अस्पताल में पीएम मोदी ने टीकाकरण अभियान में शामिल अलग अलग लोगों से मुलाकात की और उनके अनुभव जानने के साथ ही उनके काम की तारीफ भी की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस अवसर पर लाल किले से एक गाना जारी किया जिसे गायक कैलाश खेर ने स्वर दिया है। साथ ही इस मौके पर एक ऑडियो वीडियो फिल्म लॉन्च की गई। मनसुख मांडविया ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन देशवासियों के विश्वास की अनुभूति है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन आत्मनिर्भर भारत की दिवाली है। टीकाकरण के 100 करोड़ होने पर मनसुख मांडविया ने दिल्ली में कोविड-19 वॉर रूम का दौरा किया और यहां कार्यरत कर्मचारियों के साथ बातचीत की और कर्मचारियों को मिठाई खिलाई। टीकाकरण की इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर देश में जश्न का माहौल है। कहीं रंगोली बनी तो कहीं बटी मिठाई। और इस मौके पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा भी प्रदर्शित किया गया। ये खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा है। 4000 मीटर खादी के कपड़े से बना ये तिरंगा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन तकरीबन 1400 किलोग्राम है। इस तिरंगे को 70 कलाकारों ने मिलकर 49 दिनों में बनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड के 100 करोड़ टीके लगाने पर देश को बधाई दी है। अमित शाह ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सभी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने कोविड पर नियंत्रण पाने में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल कर ली है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत कम समय में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने की यह उपलब्धि भारत ने 10 महीने से भी कम वक्त में हासिल की है। उन्होंने कहा कि यह देश के प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार होने पर देशवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के जरिए दुनिया को भारत ने दिखा दिया है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी देश को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि देश के 100 करोड़ से भी अधिक लोगों का विश्वास है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ से पार होने पर देशवासी बधाई के पात्र हैं। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने लोगों से कोविड-19 वैक्सीन हिचकिचाहट को दूर करने और कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक लेने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारत द्वारा 100 करोड़ टीकाकरण का मील का पत्थर पार करने पर आभार व्यक्त किया। यूपी के सीएम योगी ने ऐतिहासिक मील के पत्थर पर स्वास्थ्य कर्मियों और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कोविड वैक्सीन के 100 करोड़ टीके लगा लिए हैं। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता की जिंदगी बचाने के इस अभियान के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने भी लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी और कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारत में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने के सिर्फ 9 महीनों में ये उपलब्धि हासिल कर ली गई है।
एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि इस उपलब्धि पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। दुनिया ने नहीं सोचा था कि भारत इसे हासिल कर सकता है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक और सीईओ डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने भी इस उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी। डॉक्टर वार्ष्णेय ने इसे गर्व का मौका बताते हुए कहा कि ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने का पूरी दुनिया भारत को सम्मान की नज़र से देख रही है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह ने भारत को 100 करोड़ वैक्सीन खुराक देने की उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की इस प्रगति को देश की सराहनीय प्रतिबद्धता और ये जीवन रक्षक टीके विश्व स्तर पर उपलब्ध हों, इसके लिए किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और कोविन ने पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुचारू बनाकर 100 करोड़ टीकाकरण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख और सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं जो इतनी तेजी से आगे बढ़ा हो। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा होने पर देश की 100 स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से जगमग किया। इस मौके पर हैदराबाद के चार मीनार की छठा देखते ही बनती थी। तिरंगे में रोशन किए जा रहे 100 स्मारकों में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में दिल्ली का लाल किला भी शामिल रहा, जिस पर तिरंगे की रोशनी भारत के विजयी गाथा को और प्रदर्शित कर रही थी। देश भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली के कुतुब मीनार को भी तिरंगे की रोशनी से जगमग कर दिया। वहीं दिल्ली में इस मौके पर हुमायूं के मकबरे को भी तिरंगे की रोशनी में जगमग किया गया। रोशनी की जगमगाहट में हुमायूं के मकबरे की खूबसूरती और चार चांद लगा रही थी। वहीं देश भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार होने पर टीपू सुल्तान समर पैलेस भी तिरंगे की रोशनी से सराबोर रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़े फैसले में महंगाई भत्ता को 3% बढ़ा दिया है, जिससे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। और 3% की इस बढ़ोतरी के साथ ही महंगाई भत्ता 28% से बढ़कर अब 31% हो गया है। महंगाई भत्ते की नई दर जुलाई 2021 से लागू होंगी। सरकार के इस फैसले से 47,14,000 केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68,62,000 पेंशनभोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत, कार्यान्वयन, निगरानी और सहायक तंत्र के वास्ते संस्थागत कार्य संरचना शामिल है। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि अधिकार प्राप्त सचिवों के समूह का प्रमुख कैबिनेट सचिव होगा और इसमें सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव होंगे। मंत्रिमंडलीय समिति ने संबंधित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के नेटवर्क नियोजन प्रकोष्ठ के प्रमुखों वाले नेटवर्क नियोजन समूह के लिए संदर्भ की शर्तों, संयोजन और गठन को भी स्वीकृति दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स नई दिल्ली के झज्जर परिसर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज एम्स झज्जर में कैंसर का इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को एक बड़ी सहूलियत मिली है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में बना ये विश्राम सदन मरीजों और उनके रिश्तेदारों की चिंता कम करेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत के कॉरपोरेट सेक्टर ने, प्राइवेट सेक्टर ने, सामाजिक संगठनों ने निरंतर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने सेवा भाव का अर्थ समझाते हुए कहा कि जब मरीज को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में इलाज मिलता है तो उसकी सेवा होती है। उन्होंने कहा कि ये सेवा भाव ही है जिसकी वजह से हमारी सरकार ने कैंसर की लगभग 400 दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि भारत सशक्त हेल्थ केयर सिस्टम विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हेल्थ और वेलनेस सेंटर हो या ई संजीवनी या फिर संस्थानों का निर्माण, काम सब तेज गति से चल रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा के सदस्यों से राज्य के विकास के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि बिहार विधानसभा ने अपनी यात्रा के दौरान कई ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के दौरान बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया जाना बहुत अहम है। और वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में विपश्यना केंद्र बनाया गया है। विपश्यना केंद्र में शामिल होने वाले इच्छुक अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 15 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कहा कि रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक रक्षा आपूर्ति चैन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से हमने 2024-25 तक एरोस्पेस और रक्षा सामान और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश के लिए कर्तव्य पथ पर अपनी शहादत देने वाले वीर पुलिस जवानों को पुलिस स्मृति दिवस पर याद किया गया। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अजय कुमार मिश्रा ने श्रद्धांजलि दी तो देश भर में कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस मौके पर देश की सुरक्षा में पुलिस कर्मियों के योगदान को सलाम करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि पड़ोसी देश की विस्तारवादी हरकतों का हमारे देश के बहादुर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।
राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में खुफिया ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार ने बताया कि देश की शांति और सुरक्षा के लिए पिछले एक वर्ष में 377 पुलिसकर्मियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। भारतीय सिविल सेवा 2020 में 20 सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सभी सफल अभ्यर्थियों को देश की सर्वोच्च सेवा के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि अब देश की बेटियों की संख्या भी इस सेवा में लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी थे। गृह मंत्री ने देहरादून के जौली ग्रांट हवाई अड्डे पर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अमित शाह के साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य और केंद्र के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 24 घंटे पहले उत्तराखंड में आपदा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था, जिसका परिणाम यह रहा कि इस भीषण आपदा में कम से कम जान माल का नुकसान हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के तत्काल बाद केंद्र और राज्य सरकार की सभी एजेंसियां सक्रिय हो गई थीं। अमित शाह ने कहा कि आपदा के पहले दिन से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर उत्तराखंड में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार ने आपदा राहत के लिए 250 करोड़ रुपए उत्तराखंड को दे दिए हैं। उत्तराखंड में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। धारचूला के दारमा घाटी और व्यास घाटी में मौसम साफ होने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से फंसे हुए यात्रियों को निकालने का काम जारी है। वहीं मौसम विभाग ने केरल के 8 जिलों पथानमथिट्टा, कोट्टयम, इडुक्की, पालक्कड़, मणप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर के लिए 25 अक्टूबर तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बाकी जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अल्पुझा, एर्नाकुलम, त्रिशूर और कासरगोड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही केरल में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं केरल में एक सप्ताह में बारिश से संबंधित घटनाओं में मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 42 तक पहुंच चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के मंत्रियों का दौरा लगातार जारी है। इसी क्रम में पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने पहलगाम के 2 दिन के दौरे के आखिरी दिन आज अचबल के उपजिला अस्पताल में 500 LPM के ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुज्जफर महेंद्र भाई ने बारामूला जिले में रेजिमेंटल थेरेपी पर आयोजित एक सेमिनार की अध्यक्षता की। साथ ही उन्होंने हिजामा व कपिंग थेरेपी कैंप का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने आयुष के महत्व पर प्रकाश डाला। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की लेह से 21 अगस्त को शुरू हुई राष्ट्रीय साइकिल एकता रैली गुरुवार को साबरमती के गांधी आश्रम पहुंची। साथ ही ये रैली तिलक बाग भी पहुंची। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से शुरू हुई साइकिल रैली बुल्ढाना के मलकापुर से अपने अगले पड़ाव जलगांव के भुसावल के लिए रवाना हो गई, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उधर सशस्त्र सीमा बल की साइकिल रैली गुरुवार को मध्य प्रदेश के धार पहुंची। धार में स्थानीय प्रशासन ने साइकिल रैली का स्वागत किया। ये रैली धार से राजगढ़ के लिए रवाना होगी। बम्बई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 26 अक्टूबर को निर्धारित की है। NCB ने क्रूज ड्रग मामले में अभिनेत्री अनन्या पांडे से करीब 2.25 घंटे तक पूछताछ की। अनन्या अपने अभिनेता पिता चंकी पांडे के साथ NCB के दफ्तर पहुंची थी। अनन्या से शुक्रवार को भी पूछताछ जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में वायुसेना का मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट ने खुद को सुरक्षित निकाल लिया। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 336 अंक की गिरावट के साथ 60,923 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 88 अंक टूटकर 18,178 अंक पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी के रुख के बीच अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को रुपया और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले महज 1 पैसे की तेजी के साथ 74 रुपये 87 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। गुरुवार को MCX पर सोने का दाम 39 रुपये बढ़कर 47,538 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 87 रुपये उछलकर 65,520 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। वहीं कच्चा तेल 4 रुपये यानी कि 0.06% की मामूली गिरावट के साथ 6,215 रुपये पर बंद हुआ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने बृहस्पतिवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान उसने करदाताओं को 92,961 करोड़ रुपए से अधिक के कर रिफंड जारी कर दिए हैं। CBDT आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। दुनिया भर में अब तक 24 करोड़ 29 लाख से भी अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 22 करोड़ से भी अधिक लोग इस वायरस को मात देकर उबर चुके हैं। अमेरिका में अब तक 4 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अमेरिका में इस वायरस के कारण 7,51,000 से भी अधिक लोगों की जान गई है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मिक्स एंड मैच के साथ मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड-19 टीकों की बूस्टर खुराक को अनुमति दे दी है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोविड महामारी जरूरत से ज्यादा लंबी 1 साल तक चल सकती है, क्योंकि गरीब देशों को अब भी टीके नहीं मिले हैं। यूके में स्वास्थ्य प्रमुख सरकार से कुछ कोविड-19 रोकथाम उपायों को कानूनी रूप से लागू करने का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण प्रतिदिन 40,000 से भी अधिक बढ़ रहा है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में फेस मास्क के अनिवार्य उपयोग को हटा लिया गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से स्वयं की मर्जी पर छोड़ दिया है कि वो मास्क पहने या ना। अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट की बैठक रूस की राजधानी में हुई। भारत, चीन और पाकिस्तान सहित 10 देशों के प्रतिनिधियों ने हाल के घटनाक्रम और अफगानिस्तान के भविष्य पर चर्चा करने के लिए वार्ता में हिस्सा लिया। अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी ने मॉस्को वार्ता में तालिबान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और अफगानिस्तान की संपत्ति पर रोक हटाने की अपील की। नेपाल में 3 दिनों की भारी बारिश के बाद भूस्खलन और अचानक बाढ़ के कारण मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 77 हो गई है, जबकि बचाव दल ने 34 और शव बरामद किए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि अमेरिका ने बिना किसी पूर्व शर्त के उत्तर कोरिया के साथ बातचीत की पेशकश की है। T20 विश्व कप क्वालिफायर्स में बांग्लादेश ने पापुआ न्यू गिनी को 84 रन से मात दे दी। इस बड़ी जीत के साथ सुपर 12 में बांग्लादेश का पहुंचना तय हो गया है। विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL ने विदेशी निवेशकों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है। अगले साल IPL में 2 नई टीमें जुड़ने जा रही हैं। भारतीय स्टार बैडमिंटन PV सिंधु ने डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चौथी वरीयता प्राप्त सिंधु ने थाईलैंड की बोसानन कड़े संघर्ष को में हराने में सफलता पाई। पुरुष एकल में भारत को निराशा हाथ लगी। श्रीकांत को प्री क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान के केंटो मोमोता ने शिकस्त दे दी। गत चैंपियन भारत ने भुवनेश्वर में होने वाले जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के पहले दिन 24 नवंबर को खिताब की रक्षा के अपने अभियान की शुरुआत फ्रांस के खिलाफ करेगा। चैंपियंस लीग में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोमांचक मुकाबले में अटलांटा को 3-2 से हराने में सफलता पाई। वहीं एक अन्य मुकाबले में गत विजेता चेल्सी ने माल्मो को 4-0 से हरा दिया। चेल्सी के लिए मिडफील्डर जॉर्जिनो ने 2 गोल किए। बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग में अपने खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए यूक्रेन के क्लब डायनामो कीव को 1-0 में हराने में सफलता पाई। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने ग्रुप ई में बेनफिका पर 4-0 की बड़ी जीत हासिल की। एक अन्य मुकाबले में इटालियन क्लब यूवेंटस ने ग्रुप एच में लगातार तीसरी जीत हासिल करते हुए जेनिथ सेंट पीटर्सबर्ग को 1-0 से हरा दिया। UAE में 2022 की शुरुआत में प्रतिष्ठित क्लब विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले क्लब विश्व कप का आयोजन दिसंबर में जापान में होना था। बार्सिलोना के युवा स्ट्राइकर अंशु फाती ने क्लब के साथ 6 साल का नया करार किया है। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख के कोच यूलियन नेगल्समैन कोविड पॉजिटिव हो गए। इससे पहले नेगल्समैन बुधवार को चैंपियंस लीग में बेनफिका के खिलाफ टीम के मुकाबले में फ्लू जैसे लक्षण के कारण हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अमेरिका ने 2027 और 31 के पुरुष रग्बी विश्व कप के आयोजन की दावेदारी की पेशकश की है। निर्माता भूषण कुमार अब अमर बटाला और गरिमा मेहता के साथ मिलकर शाहिद कपूर की मुख्य भूमिका वाली एक्शन फिल्म बुल का निर्माण करेंगे। रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी की रिलीज जैसे जैसे करीब आ रही है, फिल्म के लिए उत्साह नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। फिल्म के मेकर्स ने अब एक नया गाना रिलीज कर दिया है। करण जौहर की अपकमिंग फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर 5 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। अभिनेता इमरान हाशमी अपनी आगामी फिल्म द बुक द कर्स इज रियल की रिलीज के लिए तैयार है। के मेनन अभिनीत स्पाई वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स 1.5 द हिम्मत स्टोरी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 12 नवंबर को रिलीज होगी। अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने बेहद लोकप्रिय शो ब्रीथ इनटू द शैडोज के नए सीजन की घोषणा कर दी है। फिल्म मेकर करण जौहर ने कहा है कि उनकी मल्टी स्टारर फिल्म तख्त अभी बंद नहीं हुई है। करण का कहना है कि वो इस फिल्म को जरूर बनाएंगे। रामानंद सागर के पौराणिक शो रामायण में निषाद राज की भूमिका निभाने वाले चंद्रकांत पांड्या ने गुरुवार को अपनी आखिरी सांस ली। और इसी के साथ आज के एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।